ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਸ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ बढ़िया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਜਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल आपके जेन्युइन सवाल है सारे मैम। न्यूजीलैंड जाने के लिए ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल, क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड वाज द कंट्री जिसने कोविड के बाद सबसे लेट ओपनिंग स्टार्ट की थी। तो उसके कारण से थोड़ा स्टूडेंट्स में एक वो भी था कि हम न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें या ना करें, सोचें, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया। बट आज की डेट में न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, very good option for the students. Maybe they want to go after 12th or they want to go after graduation. हाँ, इसमें हम कैटेगरी वाइज चलते हैं। जैसे कि आपने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फंड्स का क्या प्रोसेस है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फिर वहाँ की कंट्री कैसी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कनाडा को सब जानते हैं। न्यूजीलैंड के लिए थोड़े से एक सवाल हो जाते हैं, कंट्री कैसी है, बच्चों के लिए फ्रेंडली है या नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਓ। ਮੈਡਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ एलिजिबिलिटी है कि तुसी SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। वहाँ पे SDS कैटेगरी, नॉन SDS के लिए बड़े सारे वो हैं चैलेंज। नॉट ओनली IELTS स्कोर, नॉट ओनली कॉलेज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्कूल हैं जो SDS नॉन SDS बनाते हैं। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड, आई विल स्टार्ट विद, इट्स अ क्राइम फ्री कंट्री एंड बड़ा क्लीन प्रोसेस है उनका वीजा अप्लाई करने का। क्लीन एंड जेन्युइन प्रोफाइल्स के लिए न्यूजीलैंड वेलकम है, विद ओपन हैंड्स। हम एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में अगर बात करें हम 12th पास आउट, 12th है तो 12th का बच्चा आज की डेट में अगर 2020 पास आउट भी है तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, क्लीन, ठीक है, बिल्कुल इन्ना क्लेम चिट है। जो +2 की है, +2 की हुई है, 2020 पास आउट है, ही इज आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है। बैचलर प्रोग्राम में हम बात करें कि बैचलर्स प्रोग्राम के बाद उसने जाना है, BSc की हुई है, BA की हुई है यहाँ से, और उसके बाद नाउ ही वांट्स टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। तो 2015 पास आउट एलिजिबल है, 2016 2017 भी एलिजिबल है, बट देयर इज अ कंडीशन। 2015 वाला अगर अप्लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है आज हम 2022 में बैठे हैं, तो उसने इस पीरियड में क्या किया है, ही मस्ट बी वर्किंग, ही मस्ट बी वर्किंग। कोई ऐसे तो कोर्सेज है नहीं हमारे यहाँ पे कि कुछ ना कुछ वो कर ही रहा होगा, ही मस्ट बी वर्किंग। तो उसकी अगर ही इज वर्किंग और उसकी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो इट इज अ जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस। तो ही हैज टू शो, ही हैज टू जस्टिफाई हिज वर्क एक्सपीरियंस एंड ही इज आल्सो एलिजिबल 2015, 16, 17 विद जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, बिकॉज अगर वेरीफाई करना है तो सैलरी इज द प्रोसेस थ्रू विच ही कैन वेरीफाई। और जब एम्बेसी वेरीफाई करती है, सैलरी अकाउंट भी वेरीफाई करेगी, कंपनी जहाँ पे जॉब कर रहा है वहां से भी अप्लाई वो वेरीफाई करवाएंगे। तो अगर ये सारा आपका जेन्युइन है तो 2015 वाले के लिए भी, ग्रेजुएट के लिए 2015 ग्रेजुएट के लिए भी न्यूजीलैंड इज वेलकम। ठीक है। तो मैम बैंड स्कोर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ IELTS ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ PT ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, TOEFL ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? TOEFL तो मैम है ही नहीं एलिजिबल। TOEFल तो इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज फॉर बेसिकली फॉर US है। ठीक है। IELTS PT का स्कोर दोनों का वैलिड है, एटलीस्ट 6 बैंड होना चाहिए। 5.5 है तो वो डिपेंड करता है, 12th वाला अगर स्टूडेंट है तो उसका 5.5 6 है, तो देन 12th के लिए तो वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बट अ ग्रेजुएट हु इज गोइंग फॉर मास्टर्स, देन एटलीस्ट 6 इज द प्रायर रिक्वायरमेंट। 6.5 हो तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपके टॉप यूनिवर्सिटीज, गुड कॉलेजेस, लेवल 1 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाती है। ठीक है। 1 या 2 मॉड्यूल 5.5 एलिजिबल है, 5.5 फॉर 12th।
ਓਕੇ 12th ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਪਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ 20 ਜਾਂ 21 ਪਾਸ ਆउट है फिर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं अप्लाई कर सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं अप्लाई कर सकता, कनाडा तो अप्लाई कर सकता है, बट कनाडा के लिए उसके फिर आईएलटीएस स्कोर कट है, फिर उसका वो जो कोर्स है वो कौन सा ले रहा है, कॉलेज ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रहा है, एसडीएस नॉन एसडीएस। इस टाइम न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड में आपके पास 5.5 है, 6 है, तो यू आर आफ्टर 12th यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। हाँ, आपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए जाना है, देन 6.5 gives you good colleges, 6 also gives you colleges, but वहाँ पे थोड़ी सी restriction हो जाएगी कोर्सेज कौन से ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਨਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ पे ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ का भी एक बहुत ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ यहाँ से रिफ्यूजल है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कितने जावां ना। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। रिफ्यूजल्स की बात करें तो हाँ, एक बड़ा डिमोटिवेटिंग सा टॉपिक हो जाता है, बड़ा डिमोटिवेटिंग बच्चे के लिए भी हो जाता है कि अब मेरा इस कंट्री में रिफ्यूजल आ गया, फॉर एग्जाम्पल ही वांटेड टू गो टू कनाडा बट सम ऑफ द अदर रीजन ही इज नॉट एलिजिबल और ही couldn't go and he has got a refusal. But nonetheless अब अगर आपका mindset change हुआ है, जो viewers हैं उसमें fresh profile के लिए तो eligibility criteria is very clear for New Zealand. But अगर आपका refusal है तो ऐसा नहीं है कि आपका कनाडा से रिफ्यूजल है या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है तो अब आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूजल वाला कनाडा के लिए नहीं अप्लाई कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कंट्री का रिफ्यूजल कैंडिडेट का अगर है तो इट डजंट स्टॉप्स यू टू अप्लाई टू अनदर कंट्री, वेरी क्लियर। वो अब बच्चों को कोई लेओर कर देता है कि नहीं नहीं अब आप वहां नहीं अप्लाई कर सकते, इस रीजन से वहां नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक कंडीशन होती है कि आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, आपका जिस भी कंट्री में हो सकता है, कई बार ये भी होता है कोई बच्चा किसी कोर्स करने के लिए चला तो गया बट वहां पे या आप किसी काम आपकी वहां पे वर्क आपने काम करना शुरू कर दिया बट किसी कारणवश आप वहां से वापस आ गए या आप कोर्स बीच में छोड़कर आ गए, देन ऑफ कोर्स आपको वहां पे न्यूजीलैंड की ही आज हम बात करें तो न्यूजीलैंड के लिए बोलूंगी मैं कि न्यूजीलैंड फिर आपको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप किसी कंट्री से डिटेन नहीं हुए होने चाहिए। रिफ्यूजल और डिटेन होना एक दोनों अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, डिटेन में आपको कंट्री ने ब्लॉक किया हुआ है तो न्यूजीलैंड भी आपको कंसिडर नहीं करेगी। उसका रीजन ये है कि न्यूजीलैंड जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडिया में तो पीसीसी चाहिए उसको, जिस भी कंट्री से आप अगर रिफ्यूजल है या डिटेन नहीं हुए हैं तो भी वो वेरीफाई करेगी आपका पीसीसी वेरिफिकेशन के थ्रू। तो अगर आप डिटेन हुए हो तो डेफिनेटली इट इज अ रिफ्यूजल फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, ओके, ये कंडीशन, इको कंडीशन है। अप्लाई ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, कोई भी कंट्री का ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, आपको स्टॉप नहीं करता दूसरी कंट्री में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ਹੁਣ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਟੂ ਸਮੇਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੰਡਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ फंड है उन्होंने कोई स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। सो इन्हां चीज़ों पे गल करनी जरूरी है। बिल्कुल, फंड्स एक बहुत अहम सवाल रहता है और एक बहुत अहम
कंडीशन भी होती है कैंडिडेट के प्रोफाइल में जब हम अप्लाई करते हैं। और यही एक रीजन थी कि जो फंड्स की कंफ्यूजन होती थी न्यूजीलैंड को लेकर, बहुत बच्चे तो इसीलिए रुक जाते थे कि नहीं यहाँ पे तो कहते हैं, कोई कहता है हमें 30 लाख चाहिए, 30 लाख के फंड्स होने चाहिए, कोई कहता है 22 लाख चाहिए। आप 12th के बाद जा रहे हो तो कम से कम आपके पेरेंट्स के अकाउंट में 35-40 लाख फंड्स होने चाहिए। बच्चे को कोई ले और कर देते हैं 6 months ओल्ड फंड्स होने कम से कम जरूरत है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सारे सवाल हैं फंड्स को लेकर। मेनली जो थोड़ा सा बच्चा अवेयर है, मैं अपने व्यूअर्स को भी गुजारिश करूंगी कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द डे टू डे अपडेट्स। आज की डेट में मैडम क्या है, हर कंट्री की हाई कमीशन, एम्बेसी, हाई कमीशन डे टू डे अपडेट्स दे रही है। हाँ, दे रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनके पास अच्छा एक स्किल्ड स्टूडेंट आए उनकी कंट्री में, फॉरेन कंट्री से आके वहां पे सेटल भी हुए, सब कुछ हुए। तो फंड्स को लेके न्यूजीलैंड में जो सबसे पहले कंफ्यूजन थी कि हमारे को एटलीस्ट 30 लाख चाहिए, 35 लाख चाहिए। पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है, इट डजंट इफेक्ट्स। पेरेंट्स की सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर भी हो सकती है, खेती बाड़ी वाले बच्चे भी जाते ही हैं बाहर। पेरेंट्स की इनकम एग्रीकल्चर हो सकती है, पेरेंट्स की इनकम सैलरी में आ रही है, वो हो सकती है। बिजनेसमैन का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। फंड्स की जहां तक अब जो लेटेस्ट अपडेट है, फंड्स की अपडेट ये है कि 1 year की ट्यूशन फी, जो कि इट्स अराउंड, हम एक ऑप्शन अगर ब्रैकेट लेके चले तो 20 से 22,000 23,000 NZD डॉलर्स में मानी जाती है। और 1 साल का आपका लिविंग एक्सपेंस चाहिए। लिविंग एक्सपेंस को, जिसको आप सब न्यूजीलैंड की, हम भी आज न्यूजीलैंड की ही बात करें तो न्यूजीलैंड के 1 year लिविंग एक्सपेंस को आप FTS के नाम से जानते हो, दैट इज फंड ट्रांसफर स्कीम। फंड ट्रांसफर स्कीम जो आपका 1 year लिविंग एक्सपेंस है, दैट इज अराउंड 20,000 NZD, 20,000 NZD। तो अगर हम एक क्यूमुलेटिव लें 1 year ट्यूशन फी और 1 year का आपका लिविंग एक्सपेंस, विच इज इन इंडियन करेंसी कम्स आउट अराउंड टू बी 22 से 23 लाख। एक दर्शक ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ +2 ਸਤਬੀਰ ਜੀ? 22 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਬੀਰ ਸਰ? ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 15 ਲੱਖ ਦੀ FD ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ? ਜੀ ਉਹਦੇ 6 ਨੇ, 2 ਚੋਂ 5.5 2 ਚੋਂ 5.5 ਨੇ। ਓਕੇ, ਓਵਰਆਲ 6। ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ, ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕੁਝ। ਮੈਮ 6 not less than 5.5 in 2 ਮੋਡਿਊਲ, 15 ਲੱਖ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ सतबीर जी, सत श्री अकाल और थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग आवर शो एट दिस टाइम। आपने जैसे डिस्कस किया, आपके पास 15 लाख फंड्स हैं, 15 लाख की आपके पास FD है। 15 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ FD ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। और आप न्यूजीलैंड भेजना इंटरेस्टेड है अपने बच्चे को? हाँ जी, न्यूजीलैंड 12th के बाद। ठीक है, तो आपको मेन परेशानी क्या हो रही है कि आपको जिन्होंने भी बोला कि 30-35 लाख 38 लाख फंड्स दिखाने हैं आपको, उसके कारण दिक्कत है कि ये आपके पास नहीं है। हाँ जी, ठीक है सतबीर जी, थैंक यू फॉर दिस। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप न्यूजीलैंड के लिए आपका बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए एलिजिबल है। 2022 पास आउट है, 6 उसका बैंड है। ही विल गेट नंबर ऑफ ऑप्शंस टू अप्लाई फॉर बैचलर्स प्रोग्राम। बैचलर्स प्रोग्राम 3 years का रहेगा। उसमें सतबीर जी आपको बताना चाहूंगी 3 years का आपका बैचलर प्रोग्राम रहेगा, जिसके बाद उसको 3 years का वर्क परमिट भी मिलेगा NZ में। रही बात अब आपके पास फंड्स की, दिक्कत है कि फंड्स आपके पास नहीं है, तो मैं अब उनकी फोन लाइन कट गई है, तो मैं स्क्रीन पे ही उनको दर्शक स्क्रीन पे आंसर करना चाहूंगी कि आपके पास 15 लाख के फंड्स हैं जो कि 1 साल पुराने हैं, FD है जो कि इनके ब्रदर ने भेजी हुई है, तो दैट इज नहीं वो कहते ने कि मेरे ब्रदर पैसे उनके पास 1 साल पुराने हैं, ब्रदर बाहर ने, कंसल्टेंट ने किसी ने एक किया 38 लाख उनको चाहिए। हाँ, भी तुसी अपने इस रिश्तेदार तो स्पॉन्सर नहीं करा सकते है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। एक तो उसने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है। आफ्टर 12th ही इज एलिजिबल। 2022 पास आउट है।
फंड्स की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की, अब मैंने जैसे अभी पहले बोला था कि बहुत कुछ डिपेंड करता है आप कितने अपडेटेड रहते हैं हाई कमीशंस के अपडेट से, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। तो हम आज न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड हाई कमीशन का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये है कि यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टडी वीजा विद प्रीपेड फीस ऑल्सो। अच्छा, प्रीपेड फीस का मतलब है कि अगर कैंडिडेट के पास फंड्स जो हैं, जो हम कहते हैं कि पुराने नहीं हैं, नवे हैं, पुराने हैं, न्यूजीलैंड में 6 months ओल्ड फंड्स चाहिए, उसके लिए भी हम बात करेंगे कि 6 months ओल्ड की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, और हम 6 months नहीं है तो उसको भी हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास जो 15 लाख 1 year पुराने फंड्स हैं वो सफिशिएंट है। आप एक काम कर सकते हैं सतवीर जी, अगर आपके पास जैसे आपने कहा 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं जो कि नवे हैं आपकी लैंग्वेज में राइट, हाँ जी बिल्कुल सही, तो उससे आप अपने बच्चे की फीस अप्लाई करिए। मैंने जैसे बताया आपको 1 year का जो लिविंग एक्सपेंस और 1 year की ट्यूशन फी हमारी इंडियन करेंसी में 20 से 22 लाख रुपए होती है एनजेडी की, न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो उसमें आप फीस अगर अपनी भर देंगे तो 14-15 लाख 13-14 लाख रुपए के करीब आपकी 1 year की फीस होगी, निकल गई, 1 year की फीस निकल गई। जो बाकी के आपके पास 15 लाख रुपए पड़े हैं उससे आपका 1 year का लिविंग एक्सपेंस जस्टिफाई हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड का लेटेस्ट अपडेट ही है हाई कमीशन का कि आप प्रायर, ये पहले की बात होती थी कि आप पहले फीस न्यूजीलैंड में हम सारी फीस वीजा आने के बाद लेते हैं वैसे, हाँ जी पहले ये अपडेट लास्ट शो में मैंने ये बात बोली थी कि सारी न्यूजीलैंड का प्लस पॉइंट है कि सारी फीस उसकी वीजा आने के बाद है, बट नाउ बिकॉज फंड्स का एक क्राइटेरिया, बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो गया था, चैलेंज हो गया था बहुत स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तो माइट बी दिस इज द रीजन द हाई कमीशन हैज अपडेटेड दिस कि आप फीस प्रीपेड कर लीजिए, 1 year की फीस प्रीपेड कर लीजिए, वो आप लैप ले सकते हैं, एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे होंगे, उसको जो आप नवे कहते हैं उससे आप 1 year की फीस भर दीजिए। जो आपके पास पुराने हैं 6 months ओल्ड 1 year ओल्ड एफडी है, वो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को केटर करके आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और 12th के बाद तो बैचलर प्रोग्राम के लिए वो जाएगा, 3 years का बैचलर प्रोग्राम है, आफ्टर विच ही विल गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट। ओके, ठीक है। अपने इंडिया ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੰਬਰਸ ਹੈ, आप उस पे कॉल करके या उस पे कॉल करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे फॉर अ फ्री असेसमेंट फॉर न्यूजीलैंड की मेरी स्पेशलाइज्ड टीम है, दे विल हेल्प यू। और फर्दर आप संगरूर से चंडीगढ़ आप विजिट करिए, वी आर ओपन ऑल 6 days, आप आ जाइए और आपको एक वर्किंग डेज में पूरा डिटेल काउंसलिंग भी मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपने कब कौन से पैसे देने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वी विल गिव यू द होल लिस्ट। ठीक है मैम, प्रोग्राਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ और आजकल तो यूके भी जिवें दे रहा है, तो उदा दा कुछ हैगा तो उससे जरूर प्लीज सानू गाइड करो तुसी। न्यूजीलैंड जैसे कि मैंने कहा कि बहुत टाइम बाद उन्होंने बहुत चीजों में अपडेटेड फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस भी दी हैं, फंड्स को लेकर हमने अभी डिटेल में बात करी, सेम वे इट इज फॉर द कोर्सेज आल्सो। अगर कोर्सेज की सिलेक्शंस की बात करें, न्यूजीलैंड ने भी एक क्राइटेरिया अपना लिया है कि उनकी एक लिस्ट है प्रोग्राम्स की, विच वी कॉल इट एज ग्रीन लिस्ट। आप 12th के बाद जाते हैं, फर्स्ट आई वुड प्रेफर यू दैट यू शुड गो फॉर अ बैचलर्स प्रोग्राम, 3 year डिग्री प्रोग्राम है, उसके बाद आपको 3 years का वर्क परमिट विद नो प्रॉब्लम्स मिलती है। मास्टर्स के लिए जाते हैं तो 2 years का आपका मास्टर्स का प्रोग्राम है। इन ग्राउंड्स पे अगर हम वर्क परमिट्स की बात करें, न्यूजीलैंड ने कनाडा की तरह वर्क परमिट की पॉलिसीज थोड़ी अपनाई हैं, जस्ट टू प्रमोट इट्स ओन कंट्री आल्सो एंड वेलकम द स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स। उन्होंने भी, जैसे कनाडा में होता है कि आपका जितने साल का प्रोग्राम है आपको वर्क परमिट भी उतने ही ऑलमोस्ट ईयर्स का मिल जाता है, न्यूजीलैंड ने भी यही करा है। आप 3 years के बैचलर डिग्री में जाते हैं, आपको 3 years का वर्क परमिट मिल जाता है। सेम वे फॉर मास्टर्स ऑल्सो। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो आफ्टर 12th
डिप्लोमा प्रोग्राम्स प्रेफर करते हैं। आप भले ही जाइए डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, बट द ओनली थिंग व्हेन यू अप्लाई योर फाइल विद एनीबॉडी, जी मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी एवीएम ग्लोबल, ऑफ कोर्स वी आर वेलकम फॉर दैट, बट कहीं पे भी आप अप्लाई करें, आपने ये जरूर देखना है कि जो भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी इन द ग्रीन लिस्ट ऑफ न्यूजीलैंड ठीक है। हाई कमीशन। अगर आपका प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में है देन यू शुड अप्लाई। हाँ, अगर वो प्रोग्राम आप जो भी प्रोग्राम आप चूज कर रहे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम आप चूज कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द ग्रीन लिस्ट देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क परमिट आल्सो आफ्टर न्यूजीलैंड, ठीक है, आफ्टर योर स्टडीज। तो ऑफ कोर्स आफ्टर स्टडीज अगर वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपका, बच्चे का सपना तो यही होता है सेटलमेंट भी वहीं करनी है, बिल्कुल, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर वर्क परमिट। ठीक है मैम, एनवायरनमेंट कैसा न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ एनवायरनमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ बिल्कुल ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾइव ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, करना है के लिए ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैम मैं सौम्या बात कर रही हूँ। ਸੋਮਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਮਿਆ ਜੀ? मैं संगरूर से। ਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਮਿਆ ਜੀ? मैम मैंने 12th की है 2021 में। ठीक है। मेरा कनाडा से रिफ्यूजल है। ओके, प्रोफाइल प्रॉपर दस्यो। बैंड स्कोर की है ਤੁਹਾਡਾ? मैम क्या कह रहे हो? बैंड स्कोर की है ਤੁਹਾਡਾ? आइल्स ਦਾ बैंड स्कोर? मेरा 6.5 नॉट लेस देन 6। ओके जी, ठीक है। ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਓਕੇ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ? मैम मेरा रिफ्यूजल आ गया था तो फिर इसीलिए मैं अब न्यूजीलैंड अप्लाई करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो सौम्या। आपका जो क्वेश्चन है आप सुन रहे हैं, आप फर्दर क्वेरीज के लिए एवीएम ग्लोबल ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं फॉर अ फ्री असेसमेंट। अब आपने बोला आपका +2 21 पास आउट है, यू आर दैट इज नॉट एनी हिंड्रेंस टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड। कनाडा रिफ्यूजल है, अगेन ये कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आइल्स का स्कोर आपका बहुत अच्छा है, 6.5 ओवरऑल है, अप्लाई कर सकते हो आप। आपने जो अभी आपका अप्लाई करने के लिए जो सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वो फंड्स का है। तो फंड्स है, आपका ट्यूशन फी आएगा, रिफंड आएगा कनाडा से, जो जहाँ पे भी आपने अप्लाई करा था वहां से ट्यूशन फी इनकी रिफंड आएगी, आपका GIC आएगा, विच वुड बी टोटल आपका आएगा अराउंड 17-18 लाख रुपए आएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे एक केस की जिनके पास 15 लाख था जी, तो जी। वो भी एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, जिसमें फंड्स ही उनको एक क्राइटेरिया लग रहा था कि नहीं जा सकते। तो ये तो 17-18 लाख रुपए है, इनकी भी फीस प्रीपेड आप करवा के 1 ईयर का आपका लिविंग एक्सपेंस इससे जस्टिफाई हो जाएगा एंड यू कैन प्रोसीड विद द फाइल फॉर फेब्रुअरी इनटेक फॉर न्यूजीलैंड। ओके जी, सो न्यूजीलैंड फरवरी ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ। এনवायरमेंट ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। এনवायरमेंट कैसा है न्यूजीलैंड ਦਾ, ताकि पेरेंट्स ਹੋਰ अपना इंटरेस्ट जताउन न्यूजीलैंड में। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, कि मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बारे में सब जानते हैं। न्यूजीलैंड भी की भी बात करें तो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ओके, ब्यूटीफुल कंट्री है और न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ एक बात में समराइज हो जाता है, इट्स अ क्राइम फ्री कंट्री। क्राइम फ्री कंट्री है, कभी हमने नहीं सुना होगा आज तक कभी वहां पे कोई दंगा हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ है। एंड अबव ऑल इट इज अ वेरी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री। अभी जो उनके अपडेट्स है, 2-3 अपडेट्स तो हमने आज शो में ही डिस्कस करे हैं कि फंड्स को अपडेट दे दिए, वर्किंग आवर्स के लिए उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, वर्क परमिट्स का प्रोसेस उनका बड़ा नीट एंड क्लीन है। आप 3 इयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 इयर्स आपको वर्क परमिट मिल रहा है। डिप्लोमा कर रहे हैं, आपका ग्रीन लिस्ट में कोर्स मेंशन्ड है, तो आपके पास वर्क परमिट के लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। गेटिंग PR इज नॉट अ चैलेंज, कि पहले ये मिसकंसेप्शन भी होता था कि न्यूजीलैंड में सेटलमेंट नहीं होती, इट इज नॉट दैट। PR मिलना एक बहुत इजी प्रोसेस है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप दूसरी कंट्रीज में एलिजिबल भी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जे तुसी जेन्युइन कंट्री है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपको जो वेजेस मिलते हैं जब आप स्टडी के साथ साथ आप वर्क करते हैं, तो वेजेस भी स्टूडेंट फ्रेंडली ही हैं कि वो अपना लिविंग एक्सपेंस साथ के साथ आपको केटर कर सकते हैं। आपका FTS का जो पैसा है वो आपको साथ साथ मिल रहा है।
तो ठीक है, सारा कुछ बढ़िया। जेकर न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा पेरेंट्स के लिए तो होता है सेफ कंट्री होना सेफ चाहिए, तो कंट्री, इट इज अ बिल्कुल क्राइम फ्री कंट्री। ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ कैसा ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ। कनाडा का हमेशा से सिनेरियो अप ही रहा है। कनाडा हैज बीन ऑलवेज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, स्पेशली इन नॉर्थ इट इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू अप्लाई फॉर कनाडा। बड़ी अच्छी उनकी क्लियर कैटेगरीज हैं, आइल्स स्कोर की उनकी बड़ी क्लियर स्पेसिफिकेशंस हैं। 6.5 आइल्स उनको चाहिए 6.5 ओवरऑल, 6 ईच बैंड्स चाहिए। हाँ, कनाडा की अगर हम बात करें तो इनटेक्स की अब क्वेश्चन मार्क है। कनाडा के लिए अप्लाई करें, जनवरी इज क्लोज, बिल्कुल हाँ, जनवरी इज क्लोज। उसके लिए तो कोई अगर उनको बच्चे को लेवर भी करता है तो इट इज अ फेक प्रॉमिस, बिकॉज जनवरी इनटेक इज टोटल क्लोज, प्रोसेस ही नहीं होगा टाइम में। हम दिसंबर में तो बैठे ही हैं, ठीक है। तो अब कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मोस्टली यही कहा जाता है कि 2 ही इंटेक्स हैं, जनवरी या सितंबर। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज अ इंटेक इन द मिड ऑफ द ईयर आल्सो, दैट इज इन मई इंटेक। मई इंटेक ऑल्दो इट इज नॉट दैट बिग कि हम कहें कि बहुत हर कॉलेज एक ऑप्शंस, उनको बहुत सारी ऑप्शंस देता है, बट अगर मैं बात करें हम मई इंटेक के लिए फॉर कनाडा, यू आर एलिजिबल। मैं एवीएम ग्लोबल की बात करूं तो हमारे पास ही है 45 to 50 सीट्स के बीच जो हम फॉर वेरियस पब्लिक कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मई इंटेक ऑल्सो। क्योंकि ये भी एक बच्चे का सवाल होगा, मैंने जाना तो कनाडा है बट अब सितंबर के लिए कौन वेट करे उदों साल नूं, और पता नहीं किहड़े राजे दी प्रजा होनी है ना, सीट मिलनी भी है कि नहीं, सीट मिलेगी भी नहीं मिलेगी, तो आप मई इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। और आपका आइल्स इंटेक 6.5 है, आपके पास आपके जो एकेडमिक्स हैं 21 भी एलिजिबल है, 20 भी एलिजिबल है, तो वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मई इंटेक के लिए वी ऑल्सो, AVM ग्लोबल ऑल्सो हैज गॉट 45 to 50 सीट्स फॉर वेरियस पब्लिक कॉलेजेस लाइक सेंट लॉरेंस है, पोटाज है, सीजेप है, लंगारा कॉलेजेस है। तो ये पब्लिक कॉलेजेस हैं, आप इसको मई इंटेक के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर वांटिंग टू गो टू कनाडा। ओके मैम, सो थैंक यू ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਅਸਤ ਆਈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। AVM ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाय, गुड इवनिंग ऑल, सीमा हेयर फ्रॉम AVM ग्लोबल चंडीगढ़। मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत रूमर्स हम सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन रिजल्ट्स नहीं दे रहा, सक्सेस स्टोरीज नहीं आ रही, वीजाज नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले भी एक स्टेटमेंट के साथ थे, टुडे ऑल्सो वी आर विद द सेम स्टेटमेंट। योर फाइल इज जेन्युइन, योर प्रोफाइल इज जेन्युइन, एज पर द केस दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, देयर इज नो रीजन दैट ऑस्ट्रेलिया विल स्टॉप योर वीजा। एंड विद द सेम स्टेटमेंट, इसको प्रूव करने के लिए I have again another success story of tourist spouse visa। वीरेंद्र जी हैं मेरे साथ यमुनानगर से, जिनका प्रायर अगर मैं केस बताऊं तो आप कहेंगे yes, these rumors are rumors only, no travel history, 2 refusals, but the profile was genuine, we applied and we got the visa, that too in just 15 days, spouse visa, tourist visa for Australia। वीरेंद्र जी, you would like to share your success story, आपसे सुनना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने जुलाई में अपने डॉक्यूमेंट्स AVM वीज़ा ग्लोबल के ऑफिस में चंडीगढ़ सबमिट कराए थे और एम्बेसी फीस 21 जुलाई को मैंने एम्बेसी फीस पे की थी और 2 अगस्त को मेरा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का विद स्पाउस टूरिस्ट वीज़ा लग के आ गया। जल्दी विद इन 1 to 2 months के बीच में वीजा आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा नैन डाबरा का, जो कि बहुत ही कम टाइम में हमारे पास आया हुआ है। इनकी पहले फाइल लगी थी UK स्टडी वीजा के लिए और इनका ऑफर लेटर जो वो काफी 1-2 मंथ हो गए थे नहीं आ रहा था, और फाइनली ये हमारे पास आए यहाँ पे और हमने इनका ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवा दिया। इनकी जो प्रोफाइल थी वो थी 19 पास आउट थे ये, और इनके आइल्स में स्कोर थे 5.5 नॉट लेस देन 5। और आज ये रिसीव करने के लिए इनके फादर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, ये आपके नैन का वीज़ा, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़।
मैं धर्मवीर डाबड़ा, मेरा बड़ा बेटा सिंगापुर में गया हुआ है। हमारी इच्छा थी कि छोटा वाला बेटा भी किसी अच्छी कंट्री में जाए, बड़ी कंट्री में जाए, इसलिए हमने एवीएम से कंसल्ट किया और स्टडी वीजे के लिए बोला, मतलब हमने, जो काफ़ी टफ होते हुए भी आ गया है। मतलब इसके लिए मैं एवीएम का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।